हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री शाखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स को, और इस लेक्चर में हम लोग एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। जैसे आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर OH होता है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया है। जो पहली प्रॉपर्टीज हम लेंगे वो लेंगे ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H, मतलब O और H के बीच जो बॉन्ड टूटेगा। तो यही उम्मीद की जाती है कि H पॉजिटिव निकलता है, और जब H पॉजिटिव कोई स्पीसीज दे दे तो उसे हम कहते हैं एसिड। तो यानी हम इन वाली प्रॉपर्टीज को एल्कोहल O बॉन्ड H के टूटने की वजह से जिन प्रॉपर्टीज को शो करेगा उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। तो इसमें हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है ये आपको हम बता देते हैं। बहुत कुछ तो हम आपको यहाँ पे पढ़ा भी चुके हैं, फिर से आपको हम लिखा देते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपको जो पढ़ना चाहिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें कई चीज़ें और भी आ जाती हैं, Ka आ जाता है, pKa आ जाता है, ये सब। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मीन्स जो बाकी कंपाउंड्स हैं, वाटर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल है, उनके साथ एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, और एल्कोहल के कई मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी ये खासकर जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यानी Ka, pKa, ये सब मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ जब आपको पढ़ाई गई थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपको दोबारा से रिवीजन करना है। यहाँ पर ये आपको मिलेगा GOC 2 में। तो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसको भी हमने डिवाइड कर लिया था। जो GOC 2 होगी वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वहां से इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। सेकेंड हम पढ़ लेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शंस, ये तो आपको पढ़ा ही हुआ है कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जब वो किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो अगर हम किसी रिएक्शन की यहाँ पर बात करें, सपोज दैट हमने ये एल्कोहल ले लिया ROH और इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करा दी, तो क्या होने वाला है यहाँ पर बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए कई बार क्या करते हैं इस रिएक्शन का यूज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए भी कर लेते हैं। लेकिन ये रिएक्शन तो बहुत सारे कंपाउंड शो करेंगे, जो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो है एस्टरीफिकेशन। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में हमें काफी कुछ पढ़ना होता है। देखिएगा ध्यान से। थर्ड वन इज एस्टरीफिकेशन, मतलब यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। जो एल्कोहल्स एस्टरीफिकेशन शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, या एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि एसिड हैलाइड है या एसिड एनहाइड्राइड है, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल्स एस्टर फॉर्म करते हैं। तो लिखिएगा एल्कोहल्स फॉर्म एसिड्स विद एल्कोहल्स फॉर्म एस्टर विद एसिड्स, एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। चलिए अब एक्चुअली ये लेक्चर स्टार्ट होता है सही से, जहां पर हमें पढ़ना है ठीक से। तो देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर हम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएं, सपोज दैट हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको हम
एच ओ आर डैश, ये एल्कोहल वाला पार्ट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये OH और ये इसका H जाता है। अब आप कहेंगे कि एसिडिक ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका H जाना चाहिए, इसका OH जाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना यहां पर एल्कोहल का H जाएगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका जाएगा OH, क्योंकि ये ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। OH का रिप्लेसमेंट होता है एक न्यूक्लियोफाइल से, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है वैसे, लेकिन जब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लें या फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, उस केस में ये रिवर्सिबल नहीं होती है। और यहां पर माइनस क्या हुआ, अगर आप ध्यान दोगे तो H2O माइनस हुआ है। H2O जो होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है या कॉन्संट्रेटेड HCl होता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो H2O को बाहर निकालते रहते हैं, और H2O जब बाहर निकलता रहेगा तो उससे क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी। तो इससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी कॉन्संट्रेटेड H2SO4 या कॉन्संट्रेटेड HCl लेने से। देखिएगा इस तरीके से यहां पर फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला आ गया, OR डैश, और ये कंपाउंड क्या बन गया, यहां पर कंपाउंड बन गया एस्टर। तो एस्ट्रिफिकेशन में आपने ये लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ और उनके कुछ डेरिवेटिव्स के साथ एल्कोहल्स एस्टर फॉर्मेशन करते हैं। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको शुरू करिएगा विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये ए डाल लीजिएगा, थर्ड में ए है, विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसमें आप लिखिएगा एल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू फॉर्म एस्टर। इस तरीके से रिएक्शन दिखाइएगा, और फिर आप लिखिएगा दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, फिर फुल स्टॉप के बाद टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ एस्टर, टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ एस्टर और टू शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, to shift the reaction in forward direction. Reaction is carried out in the presence of concentrated HCl or few drops of concentrated HCl or concentrated H2SO4। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें। In the presence of concentrated HCl, this reaction is called as, इसका एक नाम होता है FISCHER, फिशर, SPEI, स्पीयर, एस्ट्रिफिकेशन, इस रिएक्शन का ये नाम होता है, फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन। यहां पर काफी कुछ पढ़ने वाला है, काफी कुछ क्या पढ़ने वाला है। एक तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में बेटा अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जिस एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी से भी पहले अगर हम ले लें तो मिथाइल एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आएगा प्राइमरी, फिर रिएक्टिविटी में सेकेंडरी, और फिर आएगा टर्शरी। या यहीं पे आप दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर प्राइमरी एल्कोहल ही है तो प्राइमरी में भी चलो मिथाइल है, मिथाइल ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर इसके बाद इथाइल एल्कोहल आएगा C2H5OH तो ये कम रिएक्टिव होगा। फिर C3H7OH को ले लें तो ये और कम रिएक्टिव होगा। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी जो एस्ट्रिफिकेशन के लिए, वो इस ऑर्डर में होगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्टिविटी है, जो उसका ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा होगा एसिड उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ये हमने 2 कार्बन का एसिड ले लिया और उसके बाद हम इससे भी बड़ा एसिड ले सकते हैं CH3CH2COOH। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती है वो भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती जाती है इस तरीके से। तो ये तो हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो एस्ट्रिफिकेशन हो गया। अच्छा, यहीं पर अगर हम रिएक्शन कराएं इसकी विद एसिड हैलाइड्स, अगर एसिड हैलाइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो ध्यान दीजिएगा तब भी एस्टर ही बनना है, R≡C≡O और ये Cl, ये क्या हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, प्लस हमने कोई एल्कोहल ले लिया R-OH। तो देखो बेटा इसका तो ये Cl जाएगा और इसका क्या जाएगा, H, तो माइनस क्या हुआ, HCl, माइनस HCl हुआ। और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करना है तो इस HCl को हटाना पड़ेगा, और इस HCl को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक नॉन एक्वस बेस पाइरिडीन ले लेते हैं, PY से भी दिखाया जाता है इसको। पाइरिडीन क्या करेगा, पाइरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन ये रिएक्शन कराई जाती है। पाइरिडीन क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा और ये रिएक्शन कहां, फॉरवर्ड जाती रहेगी। तो इस तरीके से यहां जो बनेगा वो बनना तो एस्टर ही है, R≡C≡OOR'। तो ये बन गया एस्टर। आप चाहें तो लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस बेस एज पाइरिडीन। फुल स्टॉप के बाद पाइरिडीन रिएक्ट विद HX एंड शिफ्ट्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पाइरिडीन HX से रिएक्शन कर लेगा और क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। इस तरीके से होता है। तो ये पहली रिएक्शन चल रही है, किस किस के साथ हमने करा लिया, एस्ट्रिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दिया। सेकंड किसके साथ कराया, एसिड हैलाइड के साथ कराया। चलिए इसी में आप एसिड हैलाइड के साथ ही, जैसे हमने यहां पर नॉर्मल एसिड हैलाइड लिया था R≡COCl, बेंजीन रिंग वाला एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं जिसको हम बेंजोइल हैलाइड कहेंगे या बेंजोइल क्लोराइड कहेंगे। इसको रब करते हैं फिर मिलते हैं। देखिए बेटा, अगर हम इसकी जगह पे जो हमने नॉर्मल एसिड हैलाइड लिया था, अगर हम एरोमेटिक हैलाइड ले लें इस तरीके से बेंजीन रिंग वाला, तो भी ये रिएक्शन होगी। सपोज दैट हमने यहां पर लिया, ये बेंजीन रिंग है, C≡O, ये O होगा ऊपर की तरफ, ये Cl है, ठीक है। हमने अब यहां पर कोई एल्कोहल लिया HO और ये R, ये रिएक्शन कराई जाती है NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये वाला H और ये वाला Cl, ये माइनस हो गया HCl और यहां पर एस्ट्रिफिकेशन हो गया। एस्ट्रिफिकेशन में ये बनेगा C≡O और ये यहां पर आ जाएगा R। तो बेटा जो इससे पहले आपने रिएक्शन कराई थी, जब आपने एसिड हैलाइड के साथ कराई थी रिएक्शन, तो वो एस्ट्रिफिकेशन तो है ही है, लेकिन उसको हम एसाइलेशन भी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन भी बोलते हैं, एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल। तो जो इससे पहले आपने एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई थी, तो वहां पे आप लिख भी सकते हो दिस इज एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल, जो इससे पहले कराई थी। और ये जो है इट इज, अगर इसकी रिएक्शन जो हमने कराई है, तो ये जो कंपाउंड है यहां पर, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन होती है, ये हम बोलते हैं इसको बेंजोइलेशन ऑफ एल्कोहल। तो लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, बेंजोइलेशन के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है।
बेंजोइलेशन अल्कोहल का हो सकता है, बेंजोइलेशन फिनॉल का भी होता है, बेंजोइलेशन अमाइंस का भी होता है। तो जो बेंजोइलेशन होता है, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे फिनॉल का हो, चाहे अमाइन का हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। तो नई लाइन से एक नोट लिख दीजिएगा, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल और अमाइन इज कॉल्ड एज, रिएक्शन का नाम अभी मैंने आपको बताया था, इज कॉल्ड एज शॉर्टेन बॉमेन, डबल एन होगा शायद, शॉर्टेन बॉमेन रिएक्शन। तो बेंजोइलेशन को हम लोग शॉर्टेन बॉमेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो एल्कोहल्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो पहले टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जो कि हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच। तो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच में हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, एक तो बताया कि आपको पढ़ना होगा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर की कंपैरेटिव स्टडी को पूरा पढ़ना होगा। एसिडिक कैरेक्टर की कंपैरेटिव स्टडी को पूरा पढ़ने का मतलब हुआ कि आपको इनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे कंपाउंड्स में, दूसरे कंपाउंड्स के साथ, और कंपेयर करना होगा एल्कोहल्स के बीच में भी। जहाँ एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ के ज़्यादा होता है और पी के कम होता है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना होगा, नंबर एक। नंबर दो, आपने रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ी, और तीसरा हमने क्या लिया, एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराया, एस्ट्रीफिकेशन हमने एसिड हैलाइड के साथ कराया, और अगर आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी विद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड अगर आप लेते हैं तो सपोज दैट आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमने यहां पर आर लिया, प्लस ये हमने अल्कोहल ले लिया HO R डैश। तो इसका H जाएगा और इसका ये वाला पार्ट आप मान के चलिए, तो ये क्या बनाएगा, एसिड। एसिड बन गया, माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ RCOOH, और फिर से यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर होगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश। अच्छा, ये वाली रिएक्शन भी आप पायरिडीन की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, कैटेलाइज कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये वाली रिएक्शन हो गई। बात करते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन की। तो बेटा अब हम बात करेंगे एल्कोहल्स की, जो सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज हैं उनकी। सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज में हमने कहा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड O। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसको अब हम ब्रेक करेंगे। तो इसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें होगा क्या, जो थोड़ा सा जनरल बता देते हैं कि इन रिएक्शंस में क्या होता है। जो OH है इसका रिप्लेसमेंट होता है किसी न्यूक्लियोफाइल से। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये रिएक्शन कराई जाएगी एसिडिक मीडियम में। यहां पर एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम होने से क्या होगा अभी बताएंगे आपको। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। H पॉजिटिव OH के साथ मिलके क्या होगा, H2O, यहां पर ये ROH बन जाएगा पहली बात तो, और यहां पर ये H2O जो होगा वो निकल जाएगा। जो H2O है ये है यहां का लीविंग ग्रुप, सॉरी ROH नहीं बनेगा, बल्कि जो भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया है वो RNU बना लेगा, और जो H2O होता है वो यहां का लीविंग ग्रुप होता है। तो इसके बारे में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या हो, मतलब इन रिएक्शंस की क्या स्पेशलिटी है, या कुछ खास बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या होंगी। तो पहली बात तो दीज आर SN रिएक्शंस।
ये एल्कोहल की एसएन रिएक्शंस होती हैं। दीज आर एसएन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, नंबर 1। नंबर 2, हमें यहां पर जो ध्यान रखना है, आप लिखेंगे एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप के बाद इन एसिडिक मीडियम लीविंग ग्रुप इज H2O विच इज अ गुड लीविंग ग्रुप, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इन द एब्सेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लीविंग ग्रुप विल बी, लीविंग ग्रुप कौन होगा अगर एसिडिक मीडियम नहीं हुआ तो, इन द एब्सेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लीविंग ग्रुप विल बी OH माइनस होगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड बैड लीविंग ग्रुप या पुअर लीविंग ग्रुप। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं एल्कोहल्स की, वो एसिडिक मीडियम में ही क्यों मिलती हैं, तो आपको आंसर देना होता है एसिडिक मीडियम में लीविंग ग्रुप कौन होगा। भाई ये रिएक्शन मैंने आपको विद मैकेनिज्म कराई हुई है, HCl के साथ रिएक्शन कराई है। जब आप पीछे वाले चैप्टर में जाओगे हेलोजन डेरिवेटिव में, जब हमने एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया है तो क्लोरो एल्केन बनाने के लिए HCl से ट्रीट करते थे। HCl गैस प्लस ZnCl2 प्रोसेस का नाम होता था ग्रुप्स प्रोसेस। आप वहाँ देखिएगा विद मैकेनिज्म कराया है किस तरीके से H2O लीविंग ग्रुप होता है। तो H2O तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है क्योंकि ये बेस नहीं है, बेसिक कैरेक्टर कम है। बेसिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा लीविंग ग्रुप का, वो लीविंग ग्रुप उतना ही खराब होगा। और अगर एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे तो लीविंग ग्रुप क्या होगा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक खराब लीविंग ग्रुप होता है। तो आपसे अगर पूछते हैं कि एसिडिक मीडियम की ज़रूरत क्यों है, बहुत डिटेल में वहाँ पे है, आप देख सकते हो, तो आप कहोगे एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है क्योंकि OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, पुअर लीविंग ग्रुप है। इन एसिडिक मीडियम लीविंग ग्रुप इज H2O विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग और बेटर और गुड लीविंग ग्रुप, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखनी है आपको। एक तो यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस हैं इसमें बी में, एक तो है विद HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखाया था, HI का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr आता है, फिर HCl आता है, HF सबसे लास्ट में आता है। इनफैक्ट रिएक्शन नहीं होती है वहाँ पे। हमने सबसे पहले क्लोरो एल्केन बनाया था। आप पीछे वाले लेक्चर में, जब पीछे वाले चैप्टर में जाएंगे, क्लोरो एल्केन जब बनाया था तो क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हमने HCl गैस और ZnCl2 के साथ ट्रीट किया था। मेथड का नाम था ग्रुप्स प्रोसेस। और ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए क्या क्या किया था, आइडो एल्केन बनाने के लिए क्या क्या किया था, वो सब वहाँ पर मेंशन्ड है। तो एक तो रिएक्शन विद HX है, इसको आप वापस जाइएगा चैप्टर पीछे वाला, उसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हो। दूसरी है यहाँ पर रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स में हमने PCl5 से रिएक्शन कराई थी, PCl3 से कराई थी, और कुछ आयोडाइड्स ब्रोमाइड्स के बारे में भी हमने वहाँ पर बात की थी। तो ये रिएक्शन भी आपको पूरी की पूरी वहीं पर मिल जाएगी हेलोजन डेरिवेटिव में। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, तो वहाँ पे एक तो थी विद HX, ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाई है। दूसरी थी विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, और तीसरी रिएक्शन यहीं पे हुआ करती थी विद SOCl2 मतलब थायोनाइल क्लोराइड, और ये वाला डार्जन्स मेथड इसको हम लोग कहते थे। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का ये जो SOCl2 वाली रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड था, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको पीछे कराई हुई हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं एल्कोहल्स की, इनके बारे में सेकेंड टाइप की रिएक्शंस ये मैं आपको वहाँ पर करा चुका हूँ पूरा का पूरा। तो वहाँ पर आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल्स की और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। बेटा एल्कोहल्स की जो तीसरे टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द एल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का इस बार रोल होगा। इसमें जो पहली रिएक्शन हमने ली है वो है विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन नई है आपके लिए, मतलब इससे पहले जो सेकेंड टाइप की रिएक्शंस थी उसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा पहले ही पढ़ा हुआ था। कैपिटल A मतलब फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस पढ़ाई थी, सेकेंड टाइप की नहीं पढ़ाई क्योंकि वो पूरा पहले ही पढ़ चुके हैं।
थर्ड टाइप की रिएक्शंस हैं विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो लिखिएगा दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान दें, अगर हम रिएक्शन कराते हैं एट 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर होता है एस्ट्रिफिकेशन। मतलब जो पहले टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी है वो होती है एस्ट्रिफिकेशन। अगर कराएंगे तो इस तरीके से, ध्यान दें, ये अल्कोहल ले लिया हमने ROH प्लस H2SO4 एक एसिड मॉलिक्यूल है, एसिड का OH यूज होता था और अल्कोहल का H यूज होता था। तो अगर हम OH ले लें, ये OH लिया हमने, H2SO4 से एक OH अगर अलग कर लें तो बाकी क्या बचेगा, एक H अलग हो गया, एक O अलग हो गया, तो यहां पर बचा SO3H। इसको ऐसे लिख देते हैं बाकी को। तो इसका H और इसका ये OH ये जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन है। इस तरीके से यहां पर बनेगा OSO3H। इसको हम बोलेंगे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनता है। अगर इसी रिएक्शन को हम कराएं एट 140 डिग्री सेल्सियस, तो 140 डिग्री सेल्सियस पे होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो ईथर होता है, ROH। रिएक्शन कराई हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से, कॉन्सनट्रेटेड है, टेम्परेचर ले लिया यहां पर, यहां कितना लिया था 110, अभी कितना ले लिया हमने 140। तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और यहां कंपाउंड बनता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ROR। मतलब बनेगा क्या, एस्टर नहीं, सॉरी एस्टर शायद गलती से बोल गए थे, एस्टर तो ऊपर है, ये बनेगा ईथर। और अगर इसी रिएक्शन को हम कराएं एट 170 डिग्री सेल्सियस तो यहां पर एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होगा और यहां का जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगी। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल है, 170 डिग्री सेल्सियस है, माइनस H2O, इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन हुआ है और यहां पर एल्कीन बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से इथीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये क्या है, ये एस्ट्रिफिकेशन है। कई बार क्या किया गया ना, आप लोगों से मैकेनिज्म के बारे में भी बात की गई कि जब एस्ट्रिफिकेशन होता है तो मैकेनिज्म क्या होती है, जब एलिमिनेशन होता है तो मैकेनिज्म क्या होती है। तो चलो मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं, जरा नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो मैकेनिज्म वगैरह पूछी नहीं जाती हैं आपके यहाँ स्कूलिंग पे, स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती हैं। जो 12th पास आउट वाले बच्चे हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वहाँ पर इनका रोल होता है। मैकेनिज्म डायरेक्टली तो वहाँ भी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैकेनिज्म जो होती है वो बीच से वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रिफिकेशन की मैकेनिज्म देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म बात करते हैं। अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये एस्ट्रिफिकेशन की है या एलिमिनेशन की है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इथाइल अल्कोहल अगर हमने एग्जांपल लिया है तो CH3, बेटा यहीं पे स्पेस कम है तो इसी को रब कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। देखिएगा मैकेनिज्म, यहां से शुरू कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या होता है, जो आपने इथाइल एल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है, यहां था O और ये H, ठीक है, ये लोन पेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होता है। ये H पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव कहां से आया होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आया होगा। ये प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन से क्या होगा, CH3 CH2 और ये O इस तरीके से यहां पर ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ऑक्सोनियम आयन बन गया, चाहे एलिमिनेशन हो या फिर ईथर फॉर्मेशन हो, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों ही केसेस में ऑक्सोनियम आयन तो बनेगा ही बनेगा। अब चलो अगर हम यहीं पे एस्ट्रिफिकेशन ले लें, एस्ट्रिफिकेशन नहीं सॉरी, मतलब ईथर बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ले लें। बार बार ईथर बनने का एस्ट्रिफिकेशन नाम निकला है शायद कई बार, लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वहाँ ईथर बनता है, एस्ट्रिफिकेशन नहीं है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लें तो ये जो ऑक्सोनियम आयन है CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये H और ये H, इस पर चार्ज है पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े से डिस्प्लेस होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्प्लेस होंगे जिससे इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2, ये O है और ये H है, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर यहां पे ऐसे अटैक करेगा और ये इसको माइनस हो जाएगा यहां पर, ये H2O निकल गया और ये ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो यहां पर इस तरीके से CH3 CH2, ध्यान दें इस कार्बन से कौन जुड़ चुका है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ एक तरफ तो है ये C2H5 और दूसरी तरफ है H, ये वाला H। ऑक्सीजन पे चार्ज फिर से आ चुका होगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे करके माइनस होगा यहां से H पॉजिटिव माइनस हो गया और यहां बन गया C2H5, ये है पूरा ग्रुप ऑक्सीजन और ये हुआ C2H5। तो अगर आप कुल मिला के देखोगे इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एल्कोहल का जो OH ग्रुप था उसका रिप्लेसमेंट हुआ है OC2H5 से, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे अगर हम इसी को स्पेसिफाई करें एलिमिनेशन में, तो एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा, जो ऑक्सोनियम आयन था CH2, H को हमने अलग दिखाया, ये CH2 और ये था OH, ऑक्सीजन पे चार्ज था पॉजिटिव। बेटा जी ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसको ऑक्सीजन को, तो माइनस क्या हुआ, माइनस तो हुआ H2O। जब ये बॉन्ड टूट गया होगा, H2O माइनस हुआ, तो फिर ऐसे केस में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ CH2, ये H हमने अलग दिखा दिया अब, और ये आ गया CH2, इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो दूसरे, भाई ये वाला कार्बन तो अल्फा था और ये वाला कार्बन कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा कार्बन के साथ जो H है ये इलेक्ट्रॉन दे करके ऐसे यहां पर इस तरीके से माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ H पॉजिटिव और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म हो गई। बात करें अगर हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये जो हम लोगों ने कहा था, जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तीसरे टाइप की, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल,
उसमें पहली रिएक्शन कंप्लीट की और वो पहली रिएक्शन है विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। रब करते हैं, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। बेटा थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस थी उसमें जो सेकेंड रिएक्शन है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन कराएंगे हम एल्कोहल्स का, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये सब हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन हम दो टाइप से कराएंगे। एक बार तो हम कराएंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और दूसरी बार हम कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करें विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं तो बेटा बहुत सारे। कोलिन्स रीजेंट है, पीसीसी है, ये दो तो हैं ही आपके सिलेबस में, तो इनके तो नाम पहले लिख ही देते हैं। तो है पीसीसी। पीसीसी मतलब एग्जाम्पल्स में पहला लीजिएगा आप पीसीसी। पीसीसी मतलब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नाम लिख लीजिएगा पूरा, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या है, इसका फार्मूला यहां हम लिख रहे हैं। क्या क्या है इसमें, क्रोमिक ऑक्साइड है, C5H5N, यानी ये पाइरिडीन है, और साथ में है यहां पर HCl। भाई ये बेस है, ये एसिड है, तो कई बार क्या होता है ना, H पॉजिटिव देख के इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख देते हैं, CrO3.C5H5N। N लोन पेयर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, NH ये पॉजिटिव, Cl आ जाएगा, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक तो ये ले सकते हैं पीसीसी जो आपके यहां सिलेबस में है। दूसरा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस भी हमारा सेव हो जाएगा, कोलिन्स रीजेंट। जो कोलिन्स रीजेंट है उसमें दो चीजें आती हैं, CrO3 डॉट, ये दो मॉलिक्यूल्स C5H5N, मतलब पाइरिडीन के हो गए। तो एक तो ये रीजेंट ले लिया हमने पीसीसी, और दूसरा हमने ले लिया कोलिन्स रीजेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, फेंटन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट, सैरेट रीजेंट, MnO2, मतलब सबका अपना अपना एक स्पेशल फीचर होता है। बट इन जनरल हम केवल इन दो की बात करेंगे, ये आपके सिलेबस में केवल यही है। तो अगर हम इन दो की बात करें तो ध्यान देना, इसमें होगा क्या, इसमें जो ये सेकंड हो गया और ये वाला ये फर्स्ट हो गया था, ठीक है। इसमें ध्यान देना, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में। कॉमा लगा दिया हमने, स्पेस सेव करने के लिए, स्ट्रेट ही चल रहे हैं। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में। और यहां वाले केस में जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। सपोज दैट हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3, CH2, CH2 और यहां पर OH है, और हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया, PCC से ऑक्सीडाइज कराया। अगर हम इसको PCC से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो इसका कन्वर्जन जो होगा वो कहां तक जाएगा, CH3, CH2, CHO, इस तरीके से। ये ऑक्सीडेशन है तो जो अल्फा कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन ये जाएगा, माइनस क्या होगा, पीसीसी का प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, माइनस H2O होगा, और इसका कन्वर्जन इस तरीके से कहाँ हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर हम यहीं पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, CH3, इसी को लिया हमने, CH, ये OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, CH3, OH यहाँ पर आ गया, सेकेंडरी है।
और हमने इन्हीं कंडीशंस में ऑक्सीडाइज किया, तो इसका कन्वर्जन होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर हम कोई टर्शरी एल्कोहल लेते हैं तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनसे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम सेकेंड ऑक्सीडेशन कराएंगे वो कराएंगे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बेटा लेते हैं विद स्ट्रॉन्ग, OA लिख दिया हमने शॉर्ट में, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ध्यान देना बेटा, इसमें हमने एग्जांपल्स लिए, जैसे एक तो आप ले सकते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, अगर हीट भी कर देंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर KMnO4, एसिडिक मीडियम में लिया जा सकता है KMnO4, और बेसिक मीडियम में भी लिया जा सकता है KMnO4 OH नेगेटिव, और हमने यहाँ क्या लिया, हीट। तो ये जनरली होते हैं। अगर हम इनको लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्राइमरी एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल का जो कन्वर्जन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जब हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था तो प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन था वो एल्डिहाइड्स तक रुक गया था, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड्स तक नहीं रुकता है, यहाँ रिएक्शन कहाँ जाती है, एसिड्स तक जाती है। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स पहले तो जाते हैं कीटोन तक, और उसके बाद कीटोन्स में फिर से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होकर के रिएक्शन फाइनली कहाँ जाएगी, एसिड्स तक जाएगी। यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है, वो पॉप्स रूल से होती है, बताएंगे आपको। और जो टर्शरी एल्कोहल्स होंगे यहाँ पर, उनका फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिएक्शंस के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया CH3 CH2OH, यानी ये इथाइल एल्कोहल है, और इसका हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराया, तो रिएक्शन सीधे कहाँ जाएगी, CH3COOH, मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कीटोन का, कीटोन नहीं सेकेंडरी अल्कोहल का ले रहे हैं बेसिकली। तो मान लो हमने कोई सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से लिया, CH3 CH2, 4 कार्बन का ले रहे हैं, CH, ये OH हो गया, और ये है 4 कार्बन का लेने में 3 कार्बन का ही लेते हैं। ये हमने 3 कार्बन का एल्कोहल लिया, सेकेंडरी एल्कोहल है, चलो इसको पास ले लेते हैं, CH3। इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, आपको अच्छे से पता है ये बात, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होकर के जो रिएक्शन जाएगी वो कीटोन तक जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बनेगा, ये कीटोन तक रिएक्शन चली गई, राइट। इसके बाद फर्दर यहाँ कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा किस तरीके से होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, जो C डबल बॉन्ड O है और इधर की तरफ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। और ये बॉन्ड टूटने के बाद इधर कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 कार्बन का एसिड बनाओ CH3COOH, और इधर की तरफ 1 कार्बन का एसिड बनाओ HCOOH, और जो HCOOH होता है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, CO2 और वाटर में, तो प्लस HCOOH, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 और वाटर में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है उसमें एक रूल है, जैसे अगर आप देखोगे C डबल बॉन्ड O के इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, अगर एक तरफ CH3 होता और एक तरफ C2H5 होता तो हम क्या करते, बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे कराते। तो अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो ऐसे केस में जब हम बॉन्ड की ब्रेकिंग कराते हैं तो वहां पे एक रूल लगता है, दैट रूल इज कॉल्ड पपॉप्स रूल।
पॉपॉप्स रूल क्या कहता है, लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस so that carbonyl group remains intact, मतलब जुड़ा रहेगा with smaller hydrocarbon part. Carbonyl group remains intact with smaller alkyl group. जो छोटा वाला alkyl group होता है उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल इसका ले लें, एक एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि इधर की तरफ है 2 कार्बन, ये है C डबल बॉन्ड O और यहां की तरफ है CH3। तो अगर हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो बॉन्ड ये नहीं टूटेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया तो कार्बोनाइल बड़े वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 कार्बन इधर हो गए, 2 कार्बन इधर हो गए, 2 कार्बन का एसिड ये बनेगा, 2 कार्बन का एसिड ये बनेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहां पर CH3COOH के। ये होता है पॉपॉप्स रूल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जो हम तीसरे टाइप की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल हमने शामिल किया है, उसमें 2 रिएक्शंस हो गई। एक तो हो गया विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन। तीसरी रिएक्शंस की बात करते हैं। तीसरी रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, यहां पर जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉपर इन द प्रेजेंस, टेम्परेचर यहां पर होगा 300 डिग्री सेल्सियस, यानी 573 केल्विन। क्या होना है आपको बता दें, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो करके बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो करके बनेगा कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल का यहां डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है बल्कि डिहाइड्रेशन होता है और बनता है यहां पर एल्कीन। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट हमने लिया CH3 CH2OH और इसको हमने कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ये वाला H जाएगा और एक H अल्फा कार्बन से जाएगा, -H2। अंतर क्या है भाई ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में, यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वहां पर H2O निकलता था, यहां पर क्या निकलता है H2 निकलता है। तो -H2 हो करके क्या मिलेगा यहां पर, इस तरीके से एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें यहां पे, जैसे कि CH3CH, ये हमने OH लिया, ये CH3 है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। बिल्कुल सेम कंडीशंस, -H2 होगा, ये वाला H जाएगा, एक H फिर से किसका जाएगा, अल्फा कार्बन का जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और अगर हम कोई टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं CH3C, ये CH3 फिर से CH2CH3 कर लेते हैं। ठीक है, ये OH ले लिया तो ये अल्फा कार्बन है। अगर हम वही कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं तो ये OH पूरा जाएगा और बीटा कार्बन से H जाएगा, ये वाला H, -H2O होगा, H2O। यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है और ये जो एलिमिनेशन हमने कराया ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग कराया है। मतलब हाइड्रोजन, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, जो हाइड्रोजन लिया है वो उस बीटा कार्बन से लिया है जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कैसे हैं, कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड CH और ये CH3, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
तो अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके कुछ टेस्ट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट होता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अल्कोहल फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वो वाला लेक्चर जो होगा वो हार्डली 20 मिनट्स का होगा नेक्स्ट वाला, जिसमें हम लोग अल्कोहल को ख़त्म कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, देखते रहिए। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।